हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का हमारे स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के इस प्रैक्टिस सेशन में। इस सेशन में हम स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं लगातार। उसी श्रृंखला में ये हमारा अगला लेक्चर है, तो शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस स्किल डेवलपमेंट के। फर्स्ट क्वेश्चन है, which among the following is not considered a strength for an organization या strength of an organization, जो भी बोलो। which among the following is not considered a strength for an organization, इसमें से कौन सी चीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक स्ट्रेंथ नहीं मानी जाएगी या नहीं समझी जाएगी। इनमें से कौन सी चीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या इंस्टीट्यूशन या कॉलेज, कुछ भी हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्ट्रेंथ नहीं मानी जाएगी। आपके ऑप्शंस हैं, ए फेवरेबल लोकेशन, बी एस्टेब्लिश्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, सी फेवरेबल इंडस्ट्री ट्रेंड्स और चौथा है एक्सीलेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। चार चीजें हैं, इसमें से किसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ नहीं मानेंगे। नॉट लिखा है। फेवरेबल लोकेशन, एस्टेब्लिश्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, R&D सेंटर जिसको बोलते हैं। तीसरा है यानी सी है फेवरेबल इंडस्ट्री ट्रेंड्स और चौथा है एक्सीलेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बताइए कि किसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ नहीं मानेंगे। इनमें से तीन स्ट्रेंथ है और एक स्ट्रेंथ नहीं है। किसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ नहीं मानेंगे? अगर उसकी फेवरेबल लोकेशन है जो कि बिजनेस को फायदा पहुंचाए, उसके पास एक R&D सेंटर बना हुआ है, एक R&D डिपार्टमेंट है। सेंटर का मतलब डिपार्टमेंट आप मान सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए एक डिपार्टमेंट है अलग से। तीसरा है फेवरेबल इंडस्ट्री ट्रेंड्स है और चौथा है एक्सीलेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। चलिए जल्दी जल्दी जुड़िए, समय पे एकदम फटाक से, और बताइए इसका आंसर। चलो जल्दी से जुड़ो और जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से पढ़ो। चलो मैं रुक जाता हूं। चलो गौरव ने एक आंसर दिया है। अंकित, पीयूष, सचिन, श्रुति, प्रताप, जल्दी जल्दी बताओ। इनमें से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ नहीं गिनेंगे। उसकी लोकेशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हो उसे, फेवरेबल इंडस्ट्री ट्रेंड्स हो या एक्सीलेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डी क्यों आएगा अंकित? करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट क्या आएगा? सी आएगा। आप लोगों ने जिसने सी बताया है सही है। डी क्यों आएगा श्रुति? देखो, स्ट्रेंथ का मतलब आपकी इनर चीज जिस पे आपका कंट्रोल हो, वो स्ट्रेंथ है। बोलते ना भाई, आपके प्लस पॉइंट, जो आपका कंट्रोल जिस चीज पे हो, जो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा हो, वो स्ट्रेंथ होती है। कोई बाहरी चीज आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी है, उस पर आपको कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं है। सही बात समझ में? तो आपकी लोकेशन जो है वो आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो इंटरनल चीज है। आप किसी ऐसी जगह बिजनेस खोलो जहां पर प्रॉस्पेरिटी मिले आपको, मतलब आप कोई ऐसी जगह खोल लोगे दुकान जहां पर चले ही ना, भाई दुकान तो आपको वहां खोलनी पड़ेगी ना जहां पर लोकेशन सही हो। तो वो आपकी इंटरनल चीज है, उसको आप चूज कर सकते हो, ठीक है, और आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा है, तो वो तो आपकी स्ट्रेंथ है ही। किसी की लोकेशन बिजनेस की ऐसी है जहां उसको अच्छा मार्केट मिलता है, किसी की नहीं है, ऐसी है जहां उसको मार्केट मिलता ही नहीं है, तो वो तो आपकी स्ट्रेंथ है कि आपकी आप कहां पर लोकेशन है आपकी। दूसरा, एस्टेब्लिश्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर या डिपार्टमेंट, तो ये भी स्ट्रेंथ है। अगर कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई फर्म लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, अपनी एक्टिविटीज के बारे में एनालिसिस करती है या अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च करती है, और उसके लिए अलग से एक ग्रुप रखती है जो लगातार जो है इस चीज पर रिसर्च कर रहा है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, तो ये तो आपकी स्ट्रेंथ है।
आपकी स्ट्रेंथ ही कहलाएगी ना ये तो, कि भाई आप लगातार जो है रिसर्च एंड एनालिसिस कर रहे हो कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। इस पे आपका कंट्रोल है, जो करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं बन पाएगा, तो इस पे आपका कंट्रोल भी है, स्ट्रेंथ है ही है। चौथा है एक्सीलेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अभी तीसरा छोड़ दो। अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वो भी इंटरनल है, आपने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना तगड़ा बना के रखा हुआ है वो आपकी इंटरनल चीज है, उस पर आपका नियंत्रण है। और जो सी पॉइंट दिया है फेवरेबल इंडस्ट्री ट्रेंड्स, इंडस्ट्री में मतलब मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं इस पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है, ये एक्सटर्नल चीज है। मार्केट में क्या ट्रेंड्स आते हैं, क्या ट्रेंड्स जाते हैं, कब मार्केट ऊपर नीचे होता है और सडन चेंजेस आ जाते हैं, तो जो मार्केट के ट्रेंड्स है इस पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हिस्सा है, इसलिए क्या आएगा सी। वो आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी है, मान लो मार्केट ऊपर जाता है तो आपकी स्ट्रेंथ है क्या, वो तो मार्केट की अपनी तासीर है कि वो ऊपर जाए या नीचे आए, है ना, उसमें आपकी क्या स्ट्रेंथ है। आपकी स्ट्रेंथ आपके इंटरनल एनवायरनमेंट से बनेगी, न कि एक्सटर्नल चीजों से बनेगी। सो दी सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्लियर हुआ, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following is not considered a weakness for an organization? अब आप इसको शायद बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इनमें से किसे हम ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस नहीं मानेंगे, इनमें से किसे हम ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस नहीं मानेंगे। आंसर देखो, डाउटफुल कैश इनफ्लो, लोअर एम्प्लॉय कमिटमेंट, फ्रेल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डी ऑब्स्टेकल्स इन लाइसेंसिंग न्यू बिजनेस। ये आप लोग बता दोगे आप किसे हम अपनी वीकनेस नहीं मानेंगे, या कोई ऑर्गेनाइजेशन, हम का मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनमें से क्या एक वीकनेस नहीं माना जाएगा। अगर उसके पास डाउटफुल कैश इनफ्लो आता है, अगर उसके एम्प्लॉयज जो है वो कमिटेड नहीं है अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अगर वहां पर मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम खराब है, और या फिर उसके बिजनेस में नया बिजनेस शुरू करने या एग्जिस्टिंग बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लाइसेंस मिलने में दिक्कतें पैदा होती है, किसे हम इसकी वीकनेस नहीं मानेंगे। तो शुरुआती तीन तो वीकनेसेस हैं, चौथी वाली इसकी वीकनेस नहीं है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो सिस्टम ही खराब है, ये वाली बात है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, डी, और आप लोगों ने सभी ने सही आंसर दिया है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसा आ रहा है उसका प्रॉपर हिसाब नहीं है, या वो डाउटफुल लग रहा है, तो वो आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है भविष्य में, जब आप पर रेट डल जाए, या कोई जीएसटी के मामले में आप फंस जाए, ऐसा कुछ भी गलत चीज हो सकती है और आपके बिजनेस पे ताला ही डल सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास जो कैश इनफ्लो आ रहा है वो एकदम जिसको कहते हैं कि क्लियर नहीं है, क्लियर का मतलब है कि मतलब डाउटफुल है, कितना पैसा आ रहा है तो उसका कोई हिसाब नहीं है, प्रॉपर आपके पास रिसीप्ट्स नहीं है, उसका प्रॉपर एक जिसको कहते हैं प्रपोर्शन में आपका टैक्स नहीं भरा हुआ है, तो ये सारी चीजें नुकसान वाली चीजें, ये आपकी अपनी वीकनेस है, क्योंकि आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। होना नहीं चाहिए कायदे से ऐसा, आप में कमी है, आपका नियंत्रण नहीं है उस पर, जबकि आपका नियंत्रण है उस पर, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपकी वीकनेस है। दूसरा क्या है, लोअर एम्प्लॉय कमिटमेंट। भाई एम्प्लॉयज ही कमिटेड नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस है ही ना। अगर आपके एम्प्लॉयज ही ढंग से काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन आगे कैसे बढ़ेगा, और क्यों नहीं काम करेंगे, क्योंकि कमिटेड नहीं है, कमिटमेंट फील नहीं करते हैं, तो ये भी वीकनेस है। ये वीकनेस है ऑर्गेनाइजेशन की और उसके मैनेजर्स की। का स्मूथ फ्लो नहीं होता, अगर इंफॉर्मेशन का बहुत स्मूथ और इजी फ्लो नहीं होता तो इससे क्या होता है, मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, स्ट्रेटेजी प्लानिंग में, इस सब में दिक्कतें पैदा होती है, और ये आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। क्योंकि आपका अगर इंफॉर्मेशन का फ्लो फ्री और इजी या स्मूथ नहीं है तो ये तो आपका अपना इंटरनल दिक्कत है ना, ये तो इसमें बाहर वाला क्या करेगा।
इसी तरह अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है तो ये भी इंटरनल दिक्कत है। अगर आपके पास कैश इनफ्लो डाउटफुल है, ये भी इंटरनल दिक्कत है। चौथा जो है वो अपने आप आंसर आएगा, ऑब्स्टेकल्स इन लाइसेंसिंग न्यू बिजनेसेस। देखो ये जो है ना, ये बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के रास्ते में ऑब्स्टेकल तो है, पर इस पे हमारा नियंत्रण यानी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का कंट्रोल नहीं है। इसमें हमारा देखो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है लाइसेंस बनाने के लिए, इसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट क्या करेगा। अगर मान लो कि किसी देश में या किसी एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट में आपको सरकार की तरफ से जो लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, और कई तरह के कागज देने के बाद भी ढंग से लाइसेंसिंग नहीं होती है, लाइसेंस नहीं मिलता है, तो इसमें ये कमी जरूर लेकिन आपकी नहीं है, ये तो सिस्टम की कमी है। सिस्टम मतलब पॉलिटिकल सिस्टम की या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की या गवर्नमेंट की। तो इसमें आपका इंटरनल कुछ नहीं है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो है ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी वीकनेस यानी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस नहीं है। अगला, Which among the following is not considered an opportunity for an organization? इसमें से किसे हम अपॉर्चुनिटी नहीं मानेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? ए, फेवरेबल मार्केट कंडीशंस, बी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सी, लो टैक्स रेट्स, और डी, गुड मार्केट रेपुटेशन। ये भी आप लोग बता दोगे। किसे हम अपॉर्चुनिटी नहीं मानेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के मामले में? Which among the following is not considered opportunity? Low tax rates, सी। आप लोग क्या सोच के सी बोल रहे हो? अरे भाई टैक्स अगर कम भरना पड़ेगा सरकार को, अगर मान लो कि आपको टैक्स कम देना पड़े सरकार को, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं ज्यादा पैसा कमाने के लिए? तो ये तो आएगा ही नहीं ना इसमें एक तरीके से। इसमें आपको नॉट बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन अपॉर्चुनिटी। इनमें से किसी बिजनेस या किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसे हम अपॉर्चुनिटी नहीं मानेंगे। जैसे इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया किसे हम वीकनेस नहीं मानेंगे। तो आपको वीकनेस और स्ट्रेंथ जो है वो हमेशा इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा होती है। कोई भी चीज जो एक्सटर्नल है दैट कैन नेवर बी योर वीकनेस और स्ट्रेंथ, राइट। तो अगर आपको जैसे ही कोई एक्सटर्नल फैक्टर दिखाई दे, ये मान लो कि वो कम से कम वीकनेस और स्ट्रेंथ तो नहीं ही है। इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। हाँ, अब गौरव और इनने सबने सही बताया। हमेशा याद रखो, मैंने आपको बताया भी है, एक बार फिर दोहरा देता हूं कि स्ट्रेंथ, हमेशा याद रखो बेटा, स्ट्रेंथ और वीकनेस, स्ट्रेंथ और वीकनेस ये दोनों जो है ये हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। स्वॉट एनालिसिस में मैंने आपको बताया है, एक बार फिर बता रहा हूं। और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये दोनों जो होते हैं ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं। ये रामबाण है, जब भी इंटरनल चीज देखो तो वो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, एक्सटर्नल चीज देखो तो वो अपॉर्चुनिटी या थ्रेट है। ऐसा इंटरनल फैक्टर जो आपको फायदा दे सकता है वो स्ट्रेंथ है, और ऐसा इंटरनल फैक्टर जो आपको नुकसान पहुंचाएगा वो वीकनेस है, और ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर जो आपको फायदा देने की संभावना रखता है वो अपॉर्चुनिटी है, और ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर जो नुकसान देने की संभावना रखता है वो थ्रेट है। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? तो अब देखो इस फॉर्मूला से आप इसको आसानी से पे कर भी लोगे। Which among the following is not considered an opportunity? अपॉर्चुनिटी का मतलब एक्सटर्नल फैक्टर जो फायदा पहुंचाए। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होगा? एक्सटर्नल फैक्टर जो हमको बेनिफिट दे, वो अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, एक्सटर्नल प्लस बेनिफिट, एक्सटर्नल फैक्टर जो बेनिफिट दे वो क्या है? दैट इज अपॉर्चुनिटी, राइट। अब आपको बताना है क्या अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब सोचो, फेवरेबल मार्केट कंडीशन ये एक्सटर्नल तो है, एक्सटर्नल तो है, लेकिन और अपॉर्चुनिटी भी है, बेनिफिट भी देगा, तो ये तो अपॉर्चुनिटी है ना।
भाई मार्केट की कंडीशन आपके फेवर में हो तो ये एक्सटर्नल फैक्टर भी है और बेनिफिट भी देगा, तो ये तो अपॉर्चुनिटी है। हमको अपॉर्चुनिटी नहीं बताना है, जो मतलब जो नहीं है वो बताना है बेसिकली, जो अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये आपको फायदा भी देगा और एक्सटर्नल फैक्टर है। मार्केट कंडीशंस पे आपका नियंत्रण नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है, और अगर वो आपके पक्ष में है, आपके फेवर में, तो आपको फायदा देगी। अच्छा, फेवरेबल मार्केट कंडीशन म्हणजे क्या, किसको बोलेंगे कि फेवरेबल मार्केट कंडीशन है? जैसे मान लो कि आपने कोई चीज का प्रोडक्शन किया और उसी की डिमांड एकदम से बढ़ गई, ऐसा हो सकता है ना। मान लो आपने कोई ऐसी चीज का प्रोडक्शन किया जिसमें आपको उसका मतलब कॉस्ट कम आई अपने, और एकदम से उसकी भाव या तेज हो गए, ऐसा होता है ना। जैसे मान लो कि आपने, आपका मान लो कि ज्वेलरी का बिजनेस है, ठीक है। अब आपने अपने ज्वेलरी के बिजनेस के लिए मान लो कि गोल्ड खरीदा 50 रुपीज के, 50,000 के हिसाब से, 10 ग्राम का मिलता है एक तोले के हिसाब से, 50,000 रुपए तोला खरीदा। और कल को सरकार ने टैक्स रेट्स में बढ़ाया घटाया, एक्साइज बढ़ाया घटाया, और उसके परिणाम स्वरूप हुआ यह कि गोल्ड जो है वो 60,000 रुपए हो गया, तो आपको फायदा होगा। लेकिन इसमें अपना कोई, आपकी कोई 30 मार खानी है या अपने आप हो गया, आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आपको फायदा जरूर देगी ये चीज, पर इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, ऐसा। ये फेवरेबल कंडीशन है। आपने 50 के भाव से माल भरा, अगले दिन 60 हो गया। हाँ, कोविड के टाइम जैसे जिन्होंने मास्क और सैनिटाइजर बनाए उनके बहुत बिके, ये भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये भी एक्सटर्नल है और बेनिफिट देती है। अगर किसी देश में या किसी समाज में या किसी अर्थव्यवस्था में, किसी इकोनॉमी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है? आसानी से लाइसेंस मिल जाता है, 17 तरह के कागज नहीं देने पड़ते, इधर उधर से क्लियरेंस नहीं लेने पड़ते, एनओसी नहीं करवाना पड़ता, जगह जगह से क्लियरेंस नहीं लाने पड़ते। आसानी से स्मूथली आप अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी करना चाहो तो कर सकते हो, इसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ये जहां पर भी होता है वहां पर फायदा तो रहेगा बिजनेस करने वालों को, तो ये बेनिफिट तो देगा ही देगा ना, और साथ ही साथ आपको फायदा पहुंचाएगा। लेकिन ये एक्सटर्नल है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करती है, तो उसमें आपका क्या रोल है? तो ये भी अपॉर्चुनिटी है, एक्सटर्नल भी है, बेनिफिट भी दे रहा है। तीसरा देखो, चौथा देखो, पहले तीसरा देख लो, लो टैक्स रेट। मान लो कि सरकार ने टैक्स की रेट्स कम रखी हुई है जो बिजनेस आप करते हो उस पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे आपको फायदा होगा, टैक्स कम भरना पड़ेगा, आपका जो ओवरऑल फायदा जिसको बोलते हैं, मतलब जो नेट नेट बेनिफिट है, नेट फायदा है, वो बढ़ जाएगा क्योंकि टैक्स आपको कम भरना पड़ रहा है। लेकिन ये भी इंटरनल है, इसमें आपकी कोई 30 मार खानी है क्या? नहीं, ये तो सरकार का है, एक्सटर्नल फैक्टर है। तो टैक्स रेट कम है मान लो, तो उसका फायदा आपको मिलेगा, लेकिन उसमें आपका कोई रोल नहीं है, तो ये भी एक्सटर्नल फैक्टर है और बेनिफिशियल है। मतलब ये तीनों क्या हो गई मेरी? अपॉर्चुनिटीज हैं, तीनों से मुझे लाभ मिलेगा। चौथा देखो, गुड मार्केट रेपुटेशन। देखो, गुड मार्केट रेपुटेशन जो है वो आपको बेनिफिट तो करेगी, अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो आपको बेनिफिट तो करेगी, पर ये एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, ये इंटरनल इन्वायरमेंट का फैक्टर है। इसीलिए ये आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं कहलाएगी, ये आपकी स्ट्रेंथ है। ये आपकी क्या है? स्ट्रेंथ है, लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ी है, ये क्या की अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये जो है ये इंटरनल चीज है। क्या चीज है? इंटरनल है। और कभी भी अपॉर्चुनिटी इंटरनल नहीं होती, एक्सटर्नल होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टडी लीव। ये एमपीसीएसआर का सवाल है। एक लीव होती है स्पेशल तरह की जिसको स्टडी लीव बोलते हैं, इसके बारे में आपको कुछ चीजें पूछी गई है, तो आप बताइए। दो दो स्टेटमेंट दिए हैं, 2 पॉइंट दिए हैं। ये जो 2 पॉइंट यहाँ दिए हैं, आपको बताना है कि स्टडी लीव के बारे में इनमें से कौन सा पॉइंट सही है। दोनों ही पॉइंट स्टडी लीव के बारे में है बेसिकली। दोनों ही पॉइंट्स किसके बारे में है? स्टडी लीव के बारे में। आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। पहला क्या दिया है? मैक्सिमम ऑफ 24 मंथ्स लीव इज सैंक्शन।
स्टडी लीव जो है वो ज्यादा से ज्यादा 24 महीनों की यानी 2 साल की मिल सकती है। अब 24 महीने मत गिनो उसको, 2 साल मत गिनो, 24 महीने गिनो। अधिकतम यानी मैक्सिमम कितने दिन की मिल सकती है? 24 महीने की मिल सकती है। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है a person who is due to retire within 3 years from the date on which he is expected to return to duty after the expiry of the leave shall not be permitted for study leave। ठीक है? अरे इसके मैंने नोट्स दिए तो उसमें कुछ ऐसा समझाने का ये नहीं है, उसमें आपको ये पढ़ना है कितने दिन की लीव मिलती है, क्या मिलती है। इसका मतलब क्या है कि दूसरा वाला पॉइंट शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बता देता हूँ। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति के रिटायरमेंट को, कोई एम्प्लॉय है उसके रिटायरमेंट को 3 ही साल बचे हैं, ठीक है, अगर उसके रिटायरमेंट को 3 ही साल बचे हुए हैं तो उसको फिर ये नहीं मिलेगी। जैसे मान लो आज आपने अप्लाई किया, आज आपने मान लो अपने ऑफिस में अप्लाई किया कि सर मुझे स्टडी लीव चाहिए। अब आपकी रिटायरमेंट को आज से 3 ही साल बचे हैं, 3 साल बाद आप रिटायर होने वाले हो, तो आपको ये लीव नहीं मिलेगी। फिर 2 साल तो इसमें आप छुट्टी पे चल जाओगे, ऐसा है। तो इनमें से कौन से कथन सही है ये बताओ। एक ही सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? पहली बात तो ये बताओ कि स्टडी लीव जो है वो कितने दिन के लिए मिलती है, आपको पता है? अधिकतम, मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने दिन के लिए मिलती है? ये बोल रहा है कि 24 महीने के लिए मिलती है। 24 महीने मतलब लगभग 2 साल हो गए रफली, और क्या, 24 महीने के लिए मिलती है। और दूसरा ये कह रहा है कि आपको स्टडी लीव उस कंडीशन में नहीं मिल सकती जब आपके रिटायरमेंट को 3 ही साल बचे हैं। जैसे आज आपने अप्लाई किया लीव के लिए, अब आज से 3 साल ही बचे हैं आपके रिटायरमेंट को, तो आपको बिना किसी मतलब बिना किसी डाउट के, बिना कोई कार्यवाही के या बिना कोई सुनवाई के आपकी ये लीव खारिज कर दी जा सकती है आराम से, क्योंकि प्रावधान ये है कि अगर 3 साल बचे हैं या उससे कम बचा है, ज्यादा हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपके रिटायरमेंट को 3 साल या 3 साल से कम अवधि बची है तो आपको स्टडी लीव नहीं मिलेगी। फिर ये तो इसमें हाँ सी वाला सही है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। ए भी सही है, मतलब पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। याद रखना कि स्टडी लीव मैक्सिमम 24 महीने के लिए मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती, उससे कम मिल सकती है, ज्यादा नहीं मिल सकती। तो मैक्सिमम कितने दिन के लिए मिलेगी? 24 महीने, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, कम मिल सकती है। और दूसरी बात यह है कि अगर रिटायरमेंट को 3 साल या उससे कम समय बचा है, अगर रिटायरमेंट को 3 साल या उससे कम समय बचा है तो आपकी स्टडी लीव की जो एप्लीकेशन है तुरंत खारिज हो जाएगी, आपको फिर स्टडी लीव नहीं मिलेगी। आगे बात समझ में? अब स्टडी लीव होती क्या है? पहली चीज तो ये कि अगर आपको कुछ पढ़ाई वढ़ाई करना हो आगे और, तो उसके लिए आप लीव के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो, वो तब मिलेगी जब एडमिशन हो जाए। ऐसे नहीं कि पहले ही ले ली कि अब हम कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, पढ़ेंगे। आपका एडमिशन हो जाए तो आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संकल्प। संकल्प स्कीम के बारे में ये 2 इंस्टीट्यूट हैं, और सॉरी स्टेटमेंट है, इसके बारे में आप लोग विचार करो। पहला ये कह रहा है its aim is to strengthen vocational training institutes at national and state level, और दूसरा है it allows private partners as well to expand the reach of this scheme। इसमें से कौन से सही है आपको बताना है, इसमें कौन से सही है ये आपको बताना है। जो लोग लेट आए हैं, मनीष और योगेश, दीपक, आप लोग देख लेना फिर है बाद में लेक्चर। इसके पहले के जो क्वेश्चन है आप लोग फिर बाद में देखते हो कि देखते भी नहीं हो? ये क्वेश्चन सारे के सारे जितने प्रैक्टिस सेशन हुए हैं सब के सब जो है कम से कम इतने क्वेश्चन तो एग्जाम में करके जाना ही जाना।
जितने मैंने प्रैक्टिस सेशंस में करवा दिए हैं, ठीक है ना। आप लोग जो बाद में देखते हो कि नहीं, जो लोग हैं बाद में आते हैं, जो भी क्वेश्चंस अपने इसमें हुए ना, हाँ उसको तो आपको करके जाना ही है। मनीष, चलो इसका क्या आंसर आएगा? ए बता रहे, ए नहीं, दोनों ही तो सही है ना। ये प्राइवेट पार्टनर्स भी इसमें है, इसमें पीपीपी मॉडल पे ये काम कर रहा है, तो इसमें प्राइवेट पार्टनर्स को भी शामिल किया गया है। अरे मणिराम नहीं, मनी इसको बोल रहा हूँ, मनीष को बोल रहा हूँ, मनीष उपमन्यु। देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है संकल्प के बारे में। देखो संकल्प का उद्देश्य आपको पता ही है। संकल्प का उद्देश्य क्या है कि हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, उनमें उनकी स्थिति को सुधारना, उनको मजबूत बनाना, ठीक है ना भाई। संकल्प का मेन उद्देश्य तो यही है ना कि हमारे यहाँ क्या कमी है। कमी यह है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट काफी है, लेकिन उनमें ट्रेनिंग बहुत अच्छी मतलब वैसी नहीं दी जाती कि तुरंत ही एम्प्लॉयबिलिटी मतलब एम्प्लॉयबल बनाया जा सके, ठीक है। तो उनको स्ट्रेंथन करना, वहां पे टीचर्स अच्छे हो, इक्विपमेंट्स अच्छे हो, फैसिलिटीज अच्छी हो, ट्रेनिंग अप टू डेट और एकदम कंटेम्प्रेरी दी जाए, ये सारा तो संकल्प तो इसके लिए काम कर ही रहा है। और नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट भी और स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट भी, दोनों ही को वोकेशनल ट्रेनिंग के मामले में मजबूत बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, सुदृढ़ बनाया जाए, क्वालिटी मतलब फुल बनाया जाए, क्वालिटी फुल, इस तरीके के लिए काम किया जा रहा है। और यही संकल्प स्कीम का एम है, राइट। अब दूसरा इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या इसमें प्राइवेट पार्टनर, इट अलाउज प्राइवेट पार्टनर्स एज वेल टू एक्सपैंड द रीच ऑफ स्कीम। तो यस, ये जो स्कीम है ना, ये पीपीपी मॉडल पे है। पीपीपी मॉडल का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व किया गया है कि आप भी इसमें आओ और हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसको बेहतर बनाने के लिए सजेशन दो, या अपनी तरफ से और कुछ कर सकते हैं तो करो। तो इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ये बेस है, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंक्लूड किया गया है। आपके सिलेबस में एक और टॉपिक है ना, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज, ये पढ़ाया है मैंने, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज। बिना इंडस्ट्री की मदद से हम अपने इंस्टीट्यूट को मजबूत नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट्स है पास आउट होने के बाद अल्टीमेटली काम तो इंडस्ट्री में करना है। तो इंडस्ट्री की डिमांड्स क्या है, वहां क्या कंटेम्प्रेरी चीजों पे काम हो रहा है, ये तो पता होना ही चाहिए, तभी तो इंस्टीट्यूट जो है उस हिसाब से ट्रेनिंग दे पाएंगे। क्लियर है ना। तो दोनों ही सही है, इसमें प्राइवेट पीपीपी मॉडल पे ये बेस्ड है। संकल्प के लिए कौन पैसा दे रहा है? बाहर की एजेंसी। लोन कहां से मिला हुआ है? एक तो थोड़ा पैसा सरकार देगी और बाकी पैसा कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी है जो बाकी फाइनेंस देगी इसका, मतलब फाइनेंशियल मदद कर रही है हमारी। किसने इसमें लोन दिया है बताओ जल्दी से संकल्प के लिए? वर्ल्ड बैंक। यस, वर्ल्ड बैंक से स्पॉन्सर स्कीम है, वर्ल्ड बैंक से स्पॉन्सर स्कीम है। नेम द ऑफिशियल गाइडिंग बॉडी अंडर विच शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड अंडर पीएमकेवीवाई स्कीम। ये तो आप बता दोगे। आपको गाइडिंग बॉडी का नाम बताना है जिसके अंतर्गत शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में। सेक्टर स्किल काउंसिल, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और नन ऑफ द अबव। ये तो आपको पता ही है। अरे गाइडिंग बॉडी बताना है पीयूष, ऑफिशियल गाइडिंग बॉडी। सेक्टर स्किल काउंसिल गाइडिंग बॉडी नहीं है। अरे गाइडिंग बॉडी बताना है। आप लोग क्या सोच रहे हो? गाइडिंग बॉडी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग क्या सेक्टर स्किल काउंसिल्स के थ्रू की गाइडेंस में दी जाती है? वो तो स्पेसिफिक है। सेक्टर स्किल काउंसिल तो स्पेसिफिक है, अलग अलग सेक्टर के हैं। सी है, सी एनएसक्यूएफ है ना, अपन ने पढ़ा तो है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये गाइडिंग बॉडी है। सेक्टर स्किल काउंसिल गाइडिंग बॉडी थोड़ी होती, स्पेसिफिक अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग है। सी इज द करेक्ट आंसर। यस, सी यानी एनएसक्यूएफ।
एनएसक्यूएफ की गाइडेंस में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें 3 तरह के प्रोग्राम्स है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है, दूसरा आरपीएल है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, और तीसरा है स्पेशल प्रोजेक्ट्स। ये 3 का नाम आपको पता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 3 प्रोग्राम है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, आरपीएल, और स्पेशल प्रोजेक्ट, ठीक है ना। और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जिसको एसटीटी बोलते हैं, वो किसकी गाइडेंस में, उसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल या गाइडिंग बॉडी कौन है, एनएसक्यूएफ है, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अगला, द 14 पॉइंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी सेट फोर्थ बाय, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो 14 पॉइंट थ्योरी है, 14 पॉइंट थ्योरी जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की प्रसिद्ध थ्योरी है, वो इनमें से किसने दी है, एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फेयोल, पीटर एफ. ड्रकर और डगलस मैक्ग्रेगोर, डगलस मैक्ग्रेगोर। ये बताइए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी, 14 पॉइंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी कौन से विचारक या थिंकर ने दी है, कौन से जिसको बोलते थिंकर ही बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर, एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फेयोल, ड्रकर या डगलस मैक्ग्रेगोर। जल्दी जल्दी से बताइए। अरे मैंने नोट्स में दी है, ये नोट्स में दी है ना, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब बताया है मैंने क्लास में, बीच में शॉर्ट में मैंने आपको बताया है, मैनेजमेंट में जब मैं आपको मैनेजमेंट बताया, उसमें क्लास में मैंने बताया भी है कि मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है, जैसे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन हो गया, है ना, उसके बाद समय समय पे उनको इनकरेज करना, मोटिवेट करना, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है, तो वो मैंने बताई है और नोट्स में भी आपको दी हुई है। 14 पॉइंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी, एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फेयोल, पीटर एफ. ड्रकर और डगलस मैक्ग्रेगोर। बताओ जल्दी से। ये है बी, हेनरी फेयोल। कौन है इसमें, हेनरी फेयोल। बी इज द करेक्ट आंसर, हेनरी फेयोल ने ये थ्योरी दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मिनिमम एक्सपीरियंस क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर बीई बीटेक। ये जो है फैकल्टी नॉर्म्स जो है उसका क्वेश्चन है, एक टॉपिक है फैकल्टी नॉर्म्स, ये फैकल्टी नॉर्म्स का क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं बैचलर कॉलेज में, बैचलर मतलब बैचलर इंजीनियरिंग, बीई या बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो बैचलर डिग्री होती है बीई या बीटेक, उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की रैंक के लिए अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो कितना उसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बताना है। 3 इयर्स, 2 इयर्स, 4 इयर्स या नन। कम से कम कितने साल का अनुभव होना चाहिए अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है बीई बीटेक कॉलेज में। तो ये मैं मास्टर्स का नहीं बता रहा हूं, बैचलर्स का बता रहा हूं, बीई या बीटेक, बीई या बीटेक। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया पूछ रहा है ना, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया कितने साल का अनुभव होना चाहिए, 3 साल, 2 साल, 4 साल या नन। तो करेक्ट आंसर इज, आप लोगों ने सबने सही आंसर दिया, डी, नन। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है बैचलर के लिए, मतलब बीई बीटेक वालों को पढ़ाने के लिए, तो उसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है, केवल आपके पास डिग्री होनी चाहिए एमई या एमटेक, एमई या एमटेक की डिग्री होनी चाहिए, दैट इज इनफ। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। उसके अलावा आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो या किसी फील्ड में काम करने का एक्सपीरियंस हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मतलब बैचलर डिग्री याद रखना है ना, बीई बीटेक वालों के लिए बैचलर डिग्री यानी बीई बीटेक वालों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी भी तरह का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है।
इसीलिए आंसर आएगा डी, नन। क्लियर है? बस आपके पास एमटेक या एमई की डिग्री हो, दैट वुड बी कंसिडर्ड इनफ। उसके बाद आप जो है डायरेक्ट पढ़ा सकते हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं भी हो तो काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? इनमें से कौन सा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को ठीक से डिस्क्राइब करता है? ए, दे हेल्प मैनेजर्स टेक डिसीजंस व्हाइल परफॉर्मिंग मैनेजरियल फंक्शंस, they denote a cause and effect relationship, they are guidelines for further action in management functions, or D, all of the above? नहीं, उसमें तो फिर उसमें तो असिस्टेंट का, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक्सपीरियंस नहीं है, केवल आपको, अरे भाई सबसे छोटी रैंक तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही है, उसके लिए एक्सपीरियंस कहां से मांगेगा? सबसे छोटी तो रैंक वही है ना। बंदा जब पहली बार पढ़ाने जाता है कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो सबसे नीचे की रैंक असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो वहां तो फ्रेशर ही आएगा ना, उससे नीचे वाले का उसके पास अनुभव कहां से आएगा फिर? आप खुद ये दिमाग से सोचो ना, सबसे नीचे की रैंक ही असिस्टेंट प्रोफेसर है। अब उस पर एक्सपीरियंस मांग लेगा तो एक्सपीरियंस लाएगा कहां से बंदा? सबसे नीचे की तो वही पोस्ट है, उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, इनके लिए नीचे वालों का एक्सपीरियंस मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कोई बंदा पहले असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हो तो फिर एसोसिएट और प्रोफेसर के लिए उसका एक्सपीरियंस कैन बी काउंटेड। लेकिन अगर कोई बंदा असिस्टेंट प्रोफेसर तो सबसे नीचे की रैंक है, उस पे मांगेंगे भी मान लो, तो कहां से मिलेगा? शुरुआत वहीं से होगी, तो एक्सपीरियंस वाला वहां आएगा कैसे? वो तो फ्रेशर की जॉब है। इसका क्या आएगा? डी, ये सारे ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? तो तीनों ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को बताते हैं, तो डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? इनमें से कौन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक क्रूशियल एस्पेक्ट है? बताओ जल्दी से। इट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट दैट कंसिस्ट्स ऑफ बिजनेस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। It is an overall concept that consists of strategy formulation and implementation. C, it is a broad concept that consists of environmental and internal analysis. और चौथा है, it is a general concept that consists of business inputs and outputs. ये तो आप लोग बता दोगे, we have discussed it couple of times in our videos and lectures and classes and even in practice sessions, है ना। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में हमने काफी से ज्यादा बात कर ली है, तो आप लोग बता ही दोगे कि ये क्या है, और आप लोग सही ही बता रहे हो। ओके, इसमें तो बात हो चुकी है, मेरा नहीं ख्याल कि इसको डिस्कस करना चाहिए, हमने काफी दफे इस पे बात की है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है? तो बी इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, जो स्ट्रेटेजी होती है या प्लानिंग होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजी का फॉर्मुलेशन और उसका इंप्लीमेंट करना, इससे रिलेटेड जो प्लानिंग होती है उसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बोलते हैं। हम लोग इसके बारे में बात कर ही चुके हैं काफी बार। अगला, फॉर्मुलेशन ऑफ मोस्ट इज डन बाय। मोस्ट का फॉर्मुलेशन कौन करता है? ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आप बता दोगे कि मोस्ट का फॉर्मुलेशन कौन करता है। और ये भी बताओ कि मोस्ट होता क्या है, ये भी आपको बताना है। पहले तो ये बताओ कि उसका फॉर्मुलेशन करता कौन है, और फिर ये भी बताओ कि मोस्ट होता क्या है। मोस्ट एनालिसिस हम लोग पढ़ ही चुके हैं। वर्कर्स, मैनेजर्स, गवर्नमेंट या ट्रेडमार्क? वर्कर्स, मैनेजमेंट, वो वर्कर्स, मैनेजर, गवर्नमेंट या ट्रेडमार्क?
मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुका हूं मोस्ट से, प्रैक्टिस सेशन में आया है, मैंने आपको बताया भी है कि मोस्ट क्या होता है। ये शॉर्ट आपका विजन मिशन से रिलेटेड चीज है, ये भी पता है, बताया है। फॉर्मुलेशन ऑफ मोस्ट इज डन बाय, कौन मोस्ट को बनाता है? वर्कर्स, मैनेजर्स, गवर्नमेंट या ट्रेडमार्क? मोस्ट भी अपने मैंने आपको बताया है, मोस्ट में एम क्या है, कोई बताना चाहता है क्या? एम जो है वो है मिशन, ओ जो है वो है ऑब्जेक्टिव, एस जो है वो है स्ट्रेटेजी। कोई बताने में इंटरेस्टेड है? स्ट्रेटेजीज, और एस जो है वो है टैक्टिक्स। मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज एंड टैक्टिक्स, ये मोस्ट है। इसका फॉर्मुलेशन किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूशन में या फर्म में या सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी फर्म हो, कोई भी संस्थान हो, उसमें मोस्ट का फॉर्मुलेशन कौन करता है, मतलब मिशन का, ऑब्जेक्ट्स का, स्ट्रेटेजीज का और टैक्टिक्स का फॉर्मुलेशन कौन करता है? एज सिंपल एज दैट। वर्कर करते हैं, मैनेजर करते हैं, गवर्नमेंट करती है, ट्रेडमार्क करते हैं। अब बताओ, अब तो इसमें कोई भी नहीं बचे, तो एकदम लप्पू सा क्वेश्चन हो गया। तो बी आंसर आएगा, जाहिर सी बात है। आंसर क्या आएगा? बी। भाई मिशन, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, टैक्टिक्स ये कौन बनाता? वर्कर बनाएंगे? नहीं, मैनेजर बनाएंगे। गवर्नमेंट बनाएगी? गवर्नमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों बनाएगी? ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क कुछ होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है? तो क्या आएगा? मैनेजर आएगा। विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, टैक्टिक्स, ये सब मैनेजर लोगों के हाथ का काम है ना, मैनेजर करते हैं, वर्कर भी नहीं करते। गवर्नमेंट किसी किसी के लिए करती नहीं, कोई से ऑर्गेनाइजेशन के लिए गवर्नमेंट क्यों करेगी? अगला, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो ये। विच वॉज द पायलट प्रोजेक्ट ईयर ऑफ पीएमकेवीवाई? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का पायलट प्रोजेक्ट का वर्ष कौन सा था? 2014-15, 2015-16, 2016 से 20 या नन? जल्दी जल्दी बताओ, टाइम हो रहा है, फटाफट बताओ, 2-3 क्वेश्चन और बच्चे। ये थोड़ा सा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के पायलट प्रोजेक्ट का साल कौन सा था? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के पायलट प्रोजेक्ट का टाइम कौन सा था, ये बताना है आप। पढ़ा सब है, सब कुछ है, हल्का सा कोई घुमा देता है क्वेश्चन तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। आप लोग हल्का सा भी इधर से यहां से कान न पकड़ के यहां से कान पकड़ लिया तो कंफ्यूज हो जाते हो। ये ऐसा तो है नहीं कि पढ़ा नहीं है, पढ़ा है आप लोगों ने। पायलट प्रोजेक्ट का साल कौन सा है? नहीं, 2016 14 में कब लागू हो गया? पीएमकेवीवाई 14 में था ही नहीं, 15 में लागू हुआ है पीयूष। हाँ, मैंने आपको बताया है कि जो पहली बार लागू हुआ था वो पायलट प्रोजेक्ट की तरह सर्टन, मतलब कुछ चुनिंदा एरिया में लागू हुआ था। बाद में जो 2.0 आया उसने इसको सब जगह लागू कर दिया, पैन इंडिया। तो पायलट प्रोजेक्ट कौन सा होगा? जो पीएमकेवीवाई फर्स्ट था। मैंने कहा ना, हल्का सा घुमा देगा तो आप बिल्कुल ही वो हो जाते हो। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 जो पहला फेज था, ये पहला फेज था, इसी को तो पायलट प्रोजेक्ट की तरह लागू किया गया था। ये मैंने आपको बताया है क्लासेस में कि पहले वाले को पायलट प्रोजेक्ट की तरह लागू किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, चेक करने के लिए कि ये सही है नहीं है, इसका इम्पैक्ट अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे लोगों को फायदा होगा नहीं होगा। तो इसको हर जगह लागू नहीं किया जाता। पायलट में क्या किया जाता है, कुछ चुनिंदा एरियाज में पहले एक्सपेरिमेंट करते, चेक करते हैं। तो जब पहला प्रोजेक्ट, जब ये फर्स्ट आया था तो कुछ एरियाज में आया था, कुछ एरियाज में आया था, और वही इसका पायलट प्रोजेक्ट ईयर था। तो कौन सा था? 2015 से 16। और बाद में फिर इसको पूरे इंडिया पे फुल फ्लेज लागू किया दूसरे फेज में, जो कि 2016 से 2020 था, जिसमें लास्ट में फिर कोविड आ गया था। यह सेकेंड फेज है 2.0, जिसमें लास्ट में कोविड आया था, है ना। तो पायलट प्रोजेक्ट पहला वाला था,
जब इसको चेक करने के लिए कुछ सर्टन एरियाज पे ही इंप्लीमेंट किया गया था। आपको पता है हल्का सा शब्दावली बदली है बस। और दूसरा जो है वो ये है 2016 से 20, फिर इसको पूरे एरिया पे लागू हुआ, बाद में फिर कोविड आया था इसमें। क्लियर है? अगला देखते हैं। व्हाट इज ट्रेनिंग पीरियड फॉर आरपीएल अंडर पीएमकेवीवाई 2.0? ये जो है ना क्या बोलते हैं आपका, आरपीएल समझते हो ना, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग जो है उसमें कितने समय का ट्रेनिंग पीरियड है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में? 12 से 60, 10 से 60, 10 से 80, 12 से 80। मतलब मिनिमम से मैक्सिमम है ये। मिनिमम कितने से मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम है ये। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग जो है उसमें ट्रेनिंग पीरियड क्या रखा गया है? पीएमकेवीवाई 2.0। 2.0 मतलब 2016 से 2020 के बीच में जो थी उसका बताना है आपको। यही चल रहा है, अभी भी इसको चेंज नहीं किया है, पीरियड तो यही है। हाँ डी, अब आपने सही बताया। 12 घंटे से लेके 80 घंटे तक के कोर्स है, 12 घंटे से लेके 80, ठीक है ना? तो डी जो है करेक्ट आंसर है। इसमें क्या रहता है, इसमें इतना कम समय क्यों है 12 से 80? क्योंकि इसमें आपको सिखाना कुछ भी नहीं है, आपके सीखे हुए को बस चेक करना है और उसके बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट दे देना है। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग है ना, आप सीखे हुए तो पहले ही हो, आपके पास प्रायर लर्निंग है, आपके पास प्रायर लर्निंग है, बस उस लर्निंग को रिकॉग्नाइज करना है सर्टिफिकेट देके। तो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? आपका चेक टेस्ट ले लेंगे, आपको एग्जाम दे देंगे या टेस्ट ले लेंगे कि आपको काम करते आता है कि नहीं, उसके आधार पे आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो इसमें आपको कई महीनों या सालों की क्लासेस की जरूरत थोड़ी, आपको तो पहले ही आप सीख चुके हो। जो इनफॉर्मल या जो जिसको बोलते हैं अनौपचारिक चैनल्स है, आप इनफॉर्मली काम सीख चुके हो, आपको आता है। इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू आपने सीखा हुआ है, बस उसको रिकॉग्नाइज करना है। तो 12 घंटे से लेके 80 घंटे तक के टेस्ट हैं, अलग अलग सेक्टर के हिसाब से, अलग अलग वर्क फील्ड के हिसाब से, ठीक है? अगला, ये लो, ये आप और बता दो, 4 पॉइंट दिए हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ संकल्प इंक्लूड। संकल्प के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्वालिटी अश्योरेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन इन स्किल डेवलपमेंट, और एक्सपेंडिंग स्किल थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से आपको बताना है 1, 2 and 4, 2, 3 and 4, 1 and 3 and 1, 2 and 3 and 4। तो ये चारों ही हैं, ये तो आप लोग जान ही लोगे कि चारों ही है। संकल्प के ये चारों उद्देश्य है। नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग करना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की क्वालिटी अश्योरेंस करना, मार्जिनलाइज पॉपुलेशन जो है उसको इंक्लूड करना, स्किल डेवलपमेंट की प्रोसेस से जोड़ना, और पीपीपी के थ्रू, ये सारे काम पीपीपी के थ्रू करना, ठीक है ना? ये सब इसके उद्देश्य है। हमारे यहाँ जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे नेशनल लेवल के हो, चाहे स्टेट लेवल के हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो, किसी भी लेवल के हो, उनको स्ट्रेंथन करना मतलब मजबूती प्रदान करना, उनको ज्यादा से ज्यादा मजबूती देना, पैसा ज्यादा देना, अच्छे इक्विपमेंट देना, अच्छे टीचर्स देना, इससे मजबूती आएगी और कैसे आएगी? उनको इंडस्ट्री के साथ जोड़ना, रोजगार परक बनाना, टीपीओ ऐसा हो कि कंपनी ला सके, लोगों को रिक्रूट करा सके। दूसरा, क्वालिटी अश्योरेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऐसा नहीं कि बस तुम काट गुड़बाट में चल रहे हैं प्रोग्राम, सर्टिफिकेट मिल गया, काम आता ही नहीं, तो मतलब क्या है? जैसे अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिसमें लोग बस एडमिशन ले लेते हैं, नाम हो जाता है, एग्जाम पास कर लेते हैं, काम कुछ नहीं आता। तो काम सिखाया जाए। इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज, हाँ, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, जो और पिछड़ों में पिछड़े हैं, उनको इससे ज्यादा जोड़ना, क्योंकि उन्हें रोजगार की और भी ज्यादा जरूरत है। और चौथा, इसमें सरकार सब कुछ कर नहीं सकती, जो हमारी वर्तमान सरकार है उसका ये स्पष्ट मत है कि सारे काम सरकार नहीं कर सकती। इतनी बड़ी जो विशाल जनसंख्या है, इसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार अकेले कर ही नहीं पाएगी जब तक प्राइवेट लोगों को इसमें इंक्लूड न करे। इसलिए सरकार कह रही है कि हम अकेले ना तो नौकरी दे सकते हैं करोड़ों लोगों को, और ना ही करोड़ों लोगों को अकेले काम सिखा सकते हैं।
जब तक कि हम प्राइवेट लोगों को अपने साथ न जोड़े, काम सिखाने में भी और नौकरी देने में भी। तो प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए इसमें बात की गई है। तो चारों ही है बेसिकली, ठीक है। तो आज के प्रैक्टिस सेशन को यही खत्म करते हैं। अब कल तो मिलेंगे अपन लोग उसके लिए, क्या बोलते हैं, एमपीजीके के लिए, और परसों जब मिलेंगे तो फिर वापस से स्किल डेवलपमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? तो चलो ठीक है, आज के सेशन को हम लोग खत्म करते हैं। कर रहे हैं क्वेश्चन, जब तक आपकी एग्जाम नहीं होगी तब तक लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। और ठीक है, अब परसों मिलेंगे, मतलब कल भी मिलेंगे एमपीजीके के लिए, और परसों वापस से स्किल डेवलपमेंट के लिए मिलेंगे। ओके, चलो आप लोग जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच।